नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्री रामपुर। आज हम माध्यम के आधार पर नाटक का एक प्रमुख प्रकार रंगमंचीय नाटक का परिचय प्राप्त करेंगे। दो 2020-21 वर्ष से SY-BA के पुनर्रचित पाठ्यक्रम में DSE-1 इस विषय के अंतर्गत चतुर्थ सत्र में माध्यम के आधार पर नाटक के कुछ भेदों का अध्ययन हमें करना है। इसमें से ही एक प्रमुख भेद है रंगमंचीय नाटक। अब इसके नाम से ही स्पष्ट पता चल जाता है कि ये नाटक रंगमंच के लिए लिखा जाने वाला नाटक है, अर्थात जो नाटक मूलतः रंगमंच पर प्रस्तुति के लिए लिखा जाता है उसे रंगमंचीय नाटक कह सकते हैं। अब वैसे देखा जाए तो प्रत्येक नाटककार का उद्देश्य अपने नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत करना ही होता है। मतलब कोई भी ऐसा नाटककार नहीं है या कोई भी ऐसा साहित्यकार नहीं है कि जो नहीं चाहता कि उसका नाटक रंगमंच पर न आए। तो मूलतः एक बात निश्चित है कि नाटक रंगमंच के लिए ही लिखे जाते हैं, लेकिन अनेक बार ऐसा होता है कि कुछ नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं हो पाते, केवल पुस्तकों के रूप में रह जाते हैं। उन्हें साहित्यिक नाटक भी कह सकते हैं। तो शायद इसी कारण यह नाटक का अलग भेद, साहित्यिक नाटक और रंगमंचीय नाटक, इस प्रकार के भेद निर्माण हुए होंगे। लेकिन वास्तव में इन दोनों नाटकों में कोई विशेष अंतर नहीं है। सामान्यतः नाटकों के अंतर्गत अगर हम देखें तो नाटकों के अंतर्गत रंगमंच को ध्यान में रख के, रंगमंचीय टेक्निक को ध्यान में रख के जो नाटक लिखे गए हैं उनको रंगमंचीय नाटक कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में हम यूं ही कह सकते हैं कि जो नाटक केवल रंगमंच पर प्रदर्शन के लिए लिखे जाते हैं उन नाटकों को रंगमंचीय नाटक कहा जाएगा। अर्थात रंगमंचीय नाटक और साहित्यिक नाटक जो है उनमें कुछ अंतर अवश्य आ सकते हैं। जैसे साहित्यिक नाटक में कलात्मकता का समावेश कुछ कम होगा, जबकि रंगमंचीय नाटक में रंगमंच से संबंधित जो कलात्मकता है, सजावट है या विभिन्न प्रकार के संकलन त्रय है जिनमें ध्वनि योजना, प्रकाश योजना, संकलन या संगीत योजना, इनका प्रयोग हमें अधिक मात्रा में दिखाई देता है। दूसरी ओर रंगमंचीय नाटकों में कलात्मकता के साथ साथ मनोरंजन की प्रवृत्ति भी कुछ अधिक मात्रा में होती है, जो कि साहित्यिक नाटकों में मनोरंजन की अपेक्षा किसी विशिष्ट उद्देश्य को ज़्यादा प्रमुखता दी जाती है। एक बात अवश्य है कि आजकल आधुनिक तकनीक के विकास के कारण व्यापक मात्रा में नाटकों का रंगमंचीकरण हो रहा है। अनेक बार केवल रंगमंच को ध्यान में रख के ही नाटकों का लेखन हो रहा है, तो कभी कभी अनेक साहित्यिक नाटकों को भी रंगमंचीय नाटक के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। इसके लिए उनकी कथा आदि में कुछ संशोधन भी किए जा सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि रंगमंचीय नाटकों पर कुछ आक्षेप लिए जाते हैं, क्योंकि साहित्यिक नाटक में जो एक उच्च कलात्मकता होती है, एक उच्च जीवन दर्शन होता है, उतना आजकल रंगमंचीय नाटकों में दिखाई नहीं देता। आजकल रंगमंचीय नाटकों में, जिसे हम केवल मनोरंजन का भाव कह सकते हैं, उसे अधिक प्रधानता दी जाती है। इसी कारण कुछ विद्वान रंगमंचीय नाटक को नाटक का भ्रष्ट एवं कृत्रिम रूप मानते हैं। उनका कहना है कि ये नेचुरल नहीं है, ये जानबूझकर तोड़ ताड़ कर इसका रूप बनाया गया है और ये भ्रष्ट है। इसमें नाटकों के जो महान उद्देश्य है, रचनात्मकता है,
उनका उपयोग नहीं होता, बल्कि केवल मनोरंजन इन नाटकों का उद्देश्य रहता है। अब एक बात अवश्य है कि ये जो आक्षेप रंगमंचीय नाटक पर कुछ हद तक लगाए जाते हैं, वे आक्षेप कुछ हद तक सही भी है, लेकिन रंगमंचीय नाटकों का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं हो सकता, बल्कि मनोरंजन के साथ भी उच्च आदर्शों की स्थापना या जीवन के किसी समस्या, प्रश्न इनको व्यक्त करना, ये भी इनके उद्देश्य हो सकते हैं। इसी कारण आज रंगमंचीय नाटकों का व्यापक महत्व बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर आधुनिक तकनीक, प्रेक्षागृहों का निर्माण, लोगों का नाटकों की ओर, फिल्मों की ओर देखने का नजरिया, इन सब में आज व्यापक मात्रा में बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके कारण नाटकों का क्षेत्र भी अत्यंत व्यापक बनता जा रहा है। अब रंगमंचीय नाटक की रचना शैली पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। सामान्यतः रंगमंचीय नाटक का लेखन 3 या 5 अंकों में किया जाता है। सामान्यतः रंगमंच पर प्रस्तुति को ध्यान में रखते हुए अगर 5 अंकों का नाटक है तो 3 अंकों के बाद मध्यकाल या अंतराल की व्यवस्था की जा सकती है, जिसे इंटरवल कहते हैं। अगर 3 अंकों का नाटक है तो 2 अंकों के बाद इंटरवल दिया जा सकता है। ये सारी बातें भी इसके अंतर्गत ध्यान में रखी जाती है। सामान्यतः ये नाटक 2.5 से 3 घंटे का होता है। नाटक में लेखक, नाटककार अपने उद्देश्य के अनुसार कथा वस्तु का चयन करता है और उसका विस्तार भी कर सकता है। तीसरी ओर रंगमंचीय नाटक में किसी भी प्रकार की कथा को लिया जा सकता है, जिसमें सामाजिक कथा है, पौराणिक है, राजनीतिक है या मनोवैज्ञानिक है, ऐतिहासिक है। विभिन्न प्रकार की कथा वस्तु का समावेश इसके अंतर्गत लिया जाता है और इस कथा को नाटककार अपने उद्देश्यों के अनुसार विभाजित कर सकता है। लेकिन जहाँ तक नाट्य प्रस्तुति में आसानी की बात है, सरलता की बात है, तो ऐसी परिस्थिति में सामाजिक या वर्तमान कालीन कथा वस्तु को अधिक प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि इन कथाओं की प्रस्तुति अधिक आसान होती है। ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं की प्रस्तुति कुछ मात्रा में मुश्किल हो सकती है। तीसरी ओर कथा का विभाजन छोटे छोटे अंकों या दृश्यों में किया जाएगा। कथा की आवश्यकता के अनुसार, जैसे हमने पहले भी देखा, 3 या 5 अंकों में विभाजन होगा। प्रत्येक अंक में 3-4 दृश्यों में उस कथा का विभाजन होगा और फिर इन दृश्यों के अनुसार प्रत्यक्ष कथा का लेखन किया जाएगा। अब ये करते समय एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि दृश्य अधिक बड़े अथवा अधिक छोटे नहीं होने चाहिए, बल्कि सभी दृश्यों में एक रूपता होनी आवश्यक है, ताकि निरस्ता न आए या ताकि कोई ज़्यादा मुश्किलें निर्माण न हो। फिर प्रत्येक दृश्य के अनुसार पात्रों का चयन करना पड़ेगा। अब प्रत्येक पात्र अपनी अपनी अलग विशेषता रखता है, उसकी विशेषताओं का ध्यान भी पात्रों के चयन में रखना बहुत अधिक महत्वपूर्ण बनता जाएगा। दूसरी ओर पात्रों का चयन करते समय इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एक ही समय में एक ही स्थान पर पात्रों की भीड़ ना हो, क्योंकि अगर रंगमंच पर पात्रों की बहुत अधिक भीड़ जमा हो जाती है तो कौन सा पात्र क्या अभिनय कर रहा है, कौन सा पात्र कौन से संवाद बोल रहा है, उन्हें समझ पाना मुश्किल हो जाता है। और इसी कारण पात्रों का चयन सोच समझकर करना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही अगर रंगमंचीय नाटक की बात करें तो रंगमंचीय नाटक में कथा उद्देश्य इनके अनुसार पात्र होंगे, लेकिन इन पात्रों में सामान्यतः नायक, नायिका, प्रतिनायक, विदूषक, निवेदक या सूत्रधार आदि पात्र जो है वह प्रमुख रूप से लिए जाएंगे और फिर कथा की आवश्यकता के अनुसार दूसरे पात्रों का चयन भी किया जाएगा। अब जैसे कि हम जानते हैं, कभी कभी कथा के अंतर्गत कुछ अरंगमंचीय या ऐसे प्रसंग होते हैं कि जिनकी प्रस्तुति प्रत्यक्ष रंगमंच पर संभव नहीं होती। ऐसे दृश्यों को कलात्मक पद्धति से साकार करने के लिए
निवेदक या सूत्रधार का प्रयोग जो है वह किया जाता है। तो इसके लिए इस पात्र की भी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। बीच बीच में थोड़ा सा हंसाने के लिए अनेक बार विदूषक का प्रयोग भी किया जा सकता है, लेकिन आधुनिक काल में प्रत्यक्ष विदूषक की अपेक्षा कुछ हास्य व्यंग्यात्मक अभिनेताओं का ही प्रयोग किया जाता है, जो बीच बीच में थोड़ा सा मनोरंजन या विनोदात्मक शैली का निर्माण जो है वह निसंदेह करते हैं। रंगमंच नाटक का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है संवाद या कथोपकथन। अब नाटक जो रंगमंच पर प्रत्यक्ष साकार होता है वह संवादों के माध्यम से ही होता है। संवाद जितने मार्मिक, जितने प्रभावी, जितने आकर्षक होंगे, नाटक का उतना ही अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए संवाद अत्यंत प्रभावी, मार्मिक, पात्रानुकूल, परिस्थिति के अनुकूल होने जरूरी है। संवादों में भाषा भी अत्यंत प्रभावी होनी, सरस होनी, रोचक होनी जरूरी है। संवादों में अभिनयता का गुण होना जरूरी है, क्योंकि रंगमंचीय नाटक की प्रत्यक्ष प्रस्तुति अभिनय के माध्यम से की जाती है। अब अभिनय सभी पात्रों के लिए अपने संवादों के माध्यम से अपने कायिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य अभिनय को प्रस्तुत करने में आसानी होनी चाहिए। अनेक बार ऐसा होता है कि संवादों में थोड़ी सी जटिल भाषा का प्रयोग होता है, जिसके कारण पात्रों को उस भाषा पर अभिनय करना मुश्किल होता है। ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो नाटक का प्रभाव घट सकता है। तीसरी ओर रंगमंचीय नाटक में संवाद अत्यंत मार्मिक, आकर्षक, स्वाभाविक, प्रभावी होने चाहिए। संवादों के माध्यम से कथा का विकास सुव्यवस्थित रूप से होना चाहिए। संवादों के माध्यम से पात्रों के चरित्र का अंकन भी प्रभावी रूप से होना चाहिए। और कुल मिलाकर जो नाटक की कथा है लेखक के जो उद्देश्य है, उनकी सफलतापूर्वक अभिव्यक्ति रंगमंच पर होनी बहुत जरूरी है। तभी जो श्रोता है, दर्शक है, उनको रस निष्पत्ति होगी और वे नाटक की कथा के साथ एक रूप हो जाएंगे। रंगमंचीय नाटक और रेडियो नाटक तथा दूरदर्शन नाटक में सबसे बड़ा अंतर ये है कि रंगमंचीय नाटक में दर्शक बिल्कुल सामने होते हैं। जो दूरदर्शन नाटक में अपने अपने घर होते हैं, या रेडियो नाटक में भी अपने अपने घर से रेडियो पर वह नाटक सुनते हैं, लेकिन दूरदर्शन नाटक या रेडियो नाटक की अपेक्षा रंगमंचीय नाटक जो है वह रंगमंच पर खेला जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा, और उस समय दर्शक बिल्कुल उनके सामने होंगे। अब ऐसी परिस्थिति में नाटक का जो भी प्रभाव पड़ा है या नाटक का जो भी अपेक्षित प्रभाव पड़ना चाहिए, उसका एहसास अभिनेताओं को तुरंत हो जाएगा। अगर दर्शक कथा के साथ जुड़ जाता है और कथा से प्रभावित हो जाता है तो निसंदेह नाटक का अपेक्षित प्रभाव साध्य हुआ ऐसा माना जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो प्रेक्षक की निरस्ता, या अनेक बार प्रेक्षक नीचे से कुछ चीजें भी फेंक कर मारते हैं, इन सबको भी सहना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी प्रभाव है वह तुरंत पता चल जाता है। अब दूरदर्शन नाटक या बाकी नाटकों के समान इस नाटक में भी संकलन त्रय का प्रयोग करने का पर्याप्त अवसर मिलता है। खास करके ध्वनि योजना तो आवश्यकता के अनुसार अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ खास करके वातावरण निर्मिति या वातावरण की पृष्ठभूमि बनाने के लिए की जा सकती है, और इनका प्रयोग भी अत्यंत मार्मिकता के साथ किया जा सकता है। दूसरी ओर कथा की आवश्यकता के अनुसार रंगमंचीय सजावट की जा सकती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें प्रत्येक दृश्य की ज़रूरत के अनुसार रखने पड़ेंगे और उन्हें रखना भी पड़ेगा। जैसे किसी पुलिस स्टेशन का दृश्य है तो पुलिस स्टेशन लगे इस प्रकार की कुछ चीज़ें वहाँ रखनी पड़ेगी। अगर घर का दृश्य है तो घर की जैसी चीज़ें वहाँ रखनी पड़ेगी। ऑफिस का दृश्य है तो ऑफिस की चीज़ों को वहाँ रखना पड़ेगा, ताकि एक वातावरण निर्माण हो और उस वातावरण का प्रभाव दर्शकों पर पड़े। इस दृष्टिकोण से ये सारी व्यवस्था निसंदेह करनी पड़ेगी। साथ ही रंगमंच की सुव्यवस्थित सजावट भी आवश्यक हो जाएगी। दूसरी ओर आधुनिक तकनीक के अनुसार अलग अलग प्रकार की
प्रकाशों का प्रयोग किया जा सकता है, जिनमें अलग अलग रंगों के प्रकाश है, तो खास प्रभाव निर्माण करने के लिए इस प्रकार के अलग अलग रंगीन प्रकाश जो है उनका प्रयोग किया जाता है। तो दूसरी ओर कभी कभी मंद प्रकाश, तो कभी एकदम तीव्र प्रकाश, तो कभी मध्यम प्रकाश, कभी कभी रंगमंच के किसी कोने में प्रकाश, बाकी जगह अंधेरा, तो कभी गोल प्रकाश जिसे स्पॉटलाइट कहते हैं। इस प्रकार की प्रकाश तकनीक का भी आजकल रंगमंचीय नाटकों में व्यापक मात्रा में प्रयोग किया जाता है और इससे रंगमंचीय नाटक को अधिक से अधिक प्रभावी बनाने का प्रयत्न जो है वह किया जाता है। तीसरी ओर संगीत योजना, तो कथा के आवश्यकता के अनुसार पात्रों के मानसिक संघर्ष, द्वंद्व, इनको दिखाने के लिए और कुल मिलाकर नाटक में एक विशिष्ट प्रभाव निर्माण करने के लिए, एक विशिष्ट स्थिति निर्माण करने के लिए संगीत का प्रयोग करना भी अत्यंत आवश्यक होता है और इसी कारण संगीत भी इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब कथा की जरूरत के अनुसार अलग अलग प्रकार के संगीतों का प्रयोग किया जा सकता है, कभी प्रत्यक्ष संगीत, कभी बैकग्राउंड संगीत। तो इस प्रकार के संगीत का प्रयोग करके की विशिष्ट वातावरण निर्मित जो है वह निसंदेह करवाई जा सकती है। रंगमंचीय नाटकों में उद्देश्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे शुरुआत में हमने देखा था कि अधिकांश रंगमंचीय नाटकों का उद्देश्य मनोरंजन होता है, लेकिन अनेक बार हम ये भी देखते हैं कि लेखक या नाटककार मनोरंजन के साथ कोई विशिष्ट उद्देश्य या विशिष्ट बात की जानकारी देना, कोई सूचना देना, कोई विशिष्ट प्रभाव डालना, किसी समस्या के बारे में कोई जानकारी देना जैसे उद्देश्य भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर रंगमंचीय नाटक आज नाटक की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधा है। ये केवल रंगमंच को ध्यान में रखकर लिखी गई विधा है। इसी कारण साहित्यिक नाटक या पुस्तकी नाटक और रंगमंचीय नाटक का स्वरूप अलग है। तो दूसरी ओर माध्यम रंगमंच साहित्य को प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। जैसे दूरदर्शन, रेडियो ये एक माध्यम है, उसी प्रकार के नाटक की प्रस्तुति करने का रंगमंच भी एक माध्यम माना जा सकता है। यही कारण है कि रंगमंचीय नाटक जो शुद्ध साहित्यिक या पाठ्य नाटक से उसका स्वरूप अलग है, उसका समावेश माध्यम के आधार पर नाटकों के अंतर्गत किया जा सकता है। तो इस प्रकार से रंगमंचीय नाटक का परिचय है। धन्यवाद।